अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मौज़ूअ तहरीर का इंतखाब किस तरह किया जाता है और किस तरह करें। इस पे पहले भी बात हो चुकी है और उसमें मैंने कहा था कि हम एक और तरीक़ा भी बता देंगे जिसके ज़रिए से मौज़ूअ तहरीर बआसानी का इंतखाब किया जा सकता है। तो आज वही बात कि जो है ना दूसरी वीडियो में हम यही बात शेयर करेंगे कि मौज़ूअ तहरीर का इंतखाब किस तरीके से किया जाता है और बआसानी हो जाए। तो पहले भी हमने बात की है, उससे हटकर बात ये है कि ये हर एक लिखारी के लिए सवाल बनता है कि बाज़ औक़ात इंसानी दिमाग मौफ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। तो फिर और लिखने के लिए मन भी करता है, दिल भी करता है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लिख लूँ, लेकिन ज़हन मौफ होता है कि क्या लिखूं, किस मौजू पर लिखूं, किस उन्वान पर लिखूं, मवाद क्या हो और मौजू क्या हो। तो इंशाल्लाह आज आप लोगों की मुश्किल हल हो जाएगी। इसके लिए सबसे एक फितरी तरीक़ा और आसान तरीक़ा यही है कि आप ये सोच लें कि आपके पास मालूमात कितनी है किसी भी चीज़ के हवाले से। गुफ्तगू का फ़न, इसके बारे में आपके पास कितनी मालूमात है। इसी तरह आपके पास ये भी मालूमात होनी चाहिए कि बच्चे किस तरह जो है ना जल्दी सबक याद कर लेते हैं। रियाजी के सवालात और उनके फार्मूलों को बआसानी किस तरह याद किया जा सकता है। इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके पास मालूमात हो, वो मालूमात थोड़े हो, बहुत हो, बुनियादी हो, सतही हो, जो भी हो, ज़िंदगी के किसी भी पहलू के बारे में मालूमात आपके पास हो, इसका किस तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कितनी मालूमात है और किस चीज़ के बारे में मालूमात है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने घर में किसी भी छोटे बड़े को बिठा दें, किसी भी यार दोस्त की महफिल में आप बैठ जाएं, उनको अपने सामने बिठा दें और उनके सामने किसी भी मौजू पर आप बोलना शुरू कर दें। जब आप बोलना शुरू कर देंगे किसी भी मौजू पर, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मेरे पास तो काफ़ी मालूमात भी हैं और मेरे पास जो है ना बोलने के लिए भी बहुत कुछ है। इस तरह जब आप एक बंदे को जो है ना अपने सामने बिठा कर बोलेंगे, इसी तरह फिर उसके बाद आप दूसरे बंदे को अपने सामने बिठा के बोलना शुरू कर दें, तीसरे चौथे बंदे को। जब आप पहले बंदे को जो चीज़ सुनाना चाह रहे हैं, जो मालूमात देना चाह रहे हैं, उसमें से आपका अंदाज़ कुछ और होगा। जब दूसरे बंदे को आप सुनाना चाह रहे हैं, उसको आप मालूमात देना चाह रहे हैं, तो आपका अंदाज़ उससे कुछ मीठा भी होगा, कुछ अदबी चाशनी भी होगी, उसमें कुछ मज़ीद मालूमात भी होगी और आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी किन बातों का असर सामे पर पड़ता है, कौन सी मालूमात इससे अच्छी लगी। इस तरह जब आप चौथे और पाँचवें बंदे को अपनी ये मालूमात देना चाहेंगे और जो अंदाज़ आपका होगा उसमें बेहतरी आती रहेगी। यही अंदाज़ आप तहरीर में भी अपना सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आपके पास मालूमात हो, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा जो बंदों के साथ आपने मालूमात शेयर की है, लिखने में आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से मैं लिख लूँ ताकि सुनने वाले और पढ़ने वाले पर इसका असर पड़ जाए। तो ये एक आसान तरीका है कि आप अपनी मालूमात को दूसरों तक तहरीरी शक्ल में पहुँचाएँ। मालूमात का जो है ना किस अंदाज़ा हो जाएगा, इस पर मैंने आपके सामने ये एक मिसाल रख दी है। इसके बाद जो आपके पास सतही मालूमात है, बुनियादी मालूमात है, कम मालूमात है, थोड़े मालूमात है, तो इस पर आप कोशिश करें कि कुछ बुक्स आप पढ़ें, कुछ चीज़ें वीडियो सुने, किसी के साथ डिस्कस करें, तो मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तो आपके पास कुछ और बेहतर लवाज़िम आएगा और उसको आप तहरीर में ला सकेंगे। इसके बाद दूसरा एक आसान और फितरी तरीका ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादिसा जिसने आप पर असर डाला हो, आपके ज़हन पर जिसकी अब तक यादें मौजूद हो, आपके साथ ये वाक़या हुआ हो या आपके सामने ये हादिसा हुआ हो, किस दोनों सूरतों में जो असर हुआ है उसी असर को आप दूसरों तक पहुँचाने के लिए, दूसरों पर असरअंदाज होने के लिए उसी वाक़े को आप लिख दें। ये आपके पास एक आसान मौजू आ गया, लिखने का मवाद भी आ गया है, आपके पास ये भी आ गया कि मैं किस मौजू पर लिखूँ। बिलफ़र्ज़ तक़दीर किसी भी ट्रैफिक में कोई एक कुत्ता फंस गया है, किसी गदागर को गाड़ी ने टक्कर मारी है, इस तरह पहाड़ से कोई चीज़ गिर रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी चीज़, हालात, वाक़यात, हादिसात आपके सामने हो रहे हैं, मुल्की सतह पर, सियासी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर,
جو بھی جس کا اثر آپ پر پڑا ہو یا پڑتا ہو اسی کو آپ لکھ لیں، تو اسی میں جو ہے نا دوسروں کے لیے بہت کچھ سامان بھی ہوگا، آپ کے پاس لکھنے کے لیے لوازم بھی ہوگا، آپ کے پاس ایک خاطر خواہ جو ہے نا موضوع تحریر بھی جو ہے نا سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ تیسرا یہ بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ لوگ کس موضوع میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اسی کو آپ جو ہے نا اپنی مشق تحریر بنا لیں۔ آج کل لوگوں کی مختلف ذہنیتیں ہیں، کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، کسی کا رجحان کس اور طرف ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، دیہاتوں میں لوگوں کی کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ اور ترجیحات ہوتے ہیں، شہری بندوں کے اور شہری لوگوں کی کچھ اور ترجیحات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی ترجیحات کو سامنے رکھ کر، ان کی دلچسپی کو سامنے رکھ کر آپ کسی بھی موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ 3 ذرائع میں سے آپ کوئی بھی ایک ذریعہ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ موضوع کیا ہو اور اس کے لیے لوازمہ کیا ہو، متن کیا ہو۔ تو میرے خیال میں اس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک اچھی ہنر بھی سامنے آ جائے گی، آپ ایک اچھے فن پہ بھی عبور پا سکیں گے، اور آپ اس بات کے عادی ہو جائیں گے کہ کوئی بھی چیز دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے اور دیکھ کے جو ہے نا آپ اس سے اثر لینے کے بعد کس طرح دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تحریر کی شکل میں۔ تو آج اتنی ہی گفتگو تھی اور امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔